हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है सन 2020 सेट ए के दो नंबर के प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा 2 नंबर का पहला प्रश्न आता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और ड्रा 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, और उनको हमने खींच के दिखाना है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी उनकी रूपरेखा होगी। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना लंबा नाम लें या इनको हम खाली फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। आजकल ये नाम चला हुआ है फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने की बजाय हम सिंपल फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। ये क्या होती हैं, ये काल्पनिक लाइन होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रियल में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो उसको दिखाने के लिए हमने कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करी हुई है जिनको हम फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इतना लंबा अक्षर लिखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या ये वाली बात लिख दो, फील्ड लाइंस एक ही है। इज़ द पाथ अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम फ्री छोड़ दें और वो जो रास्ता अपनाए चले उस पे, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ द पाथ, यहाँ पे ध्यान दो, ये एक ऐसा रास्ता है अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी स्ट्रेट, वो सीधी भी हो सकती हैं और वो कर्व रूप में भी हो सकती हैं। अगर वो सीधी हैं तो कोई डायरेक्शन देने के लिए कोई टेंजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर वो मुड़ी हुई हैं, अगर वो केस में कर्व हैं, तो इसके साथ अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई एक टेंजेंट खींचा जाए, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, तो दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कहानी, 2 नंबर का था। तो यहाँ तक का हम जो काम करेंगे हमें 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद कहता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ लाइंस को खींच के दिखाओ। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका जो पार्ट 2 है पर्सन का, उसके अंदर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, उसको सर्कल में बंद करेंगे। नेगेटिव चार्ज के ऊपर लाइंस आके मिलती हैं, तो कुछ ऐसे 5-7 लाइन खींच लो, और इनको अंदर की तरफ मिलता हुआ दिखा दो। अंदर की तरफ होने चाहिए निशान, ऐसे यूं, ऐसे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, हमने इनको ड्रा करके दिखा दिया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो क्या करते, पॉजिटिव होते थे तीर का निशान हम क्या कर देते, बाहर कर देते। तो 2 नंबर का प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा इसका, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और ये सिद्ध करके दिखाओ ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको बहुत ही आसान है, इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, ये वाला हम रिलेशन प्रूव करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या काम करना पड़ेगा, इसके अंदर हमने 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, ऐसे सरफेस जिनके ऊपर पोटेंशियल का मान सेम होता है, उनको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल का एक फार्मूला और भी होता है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको। इस हिसाब से मैं समझाता हूँ कि मान के चलो हमने कोई सर्कल ले लिया और इसके सेंटर पे क्या चार्ज है, सर्कल कह रहा हूँ, स्फीयर नहीं है, और ये दूरी, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो मैं नू कहूँ भैया दूरी RA है, ये दूरी RB है, तो आप VA क्या लिखोगे, VA होगी हमारी RA के बराबर, ठीक। और मैं कहूँ VB लिखवाओ, तो VB को हम ऐसे लिखेंगे, VB कितनी होगी, VB इज इक्वल टू के क्यू अपॉन RB। अब एक बात बताओ, रेडियस तो सारी बराबर ही बराबर होंगी, चाहे वो RA हो चाहे RB हो, है तो वो R के बराबर ही। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब ये साइड भी बराबर होंगी, तो मतलब पोटेंशियल बराबर होगा। तो ऐसे सरफेस को
ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बराबर हो, सेम हो, उन सरफेस को क्या बोलते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो दिमाग में बैठ गई आपके। ऐसे हमने दो सरफेस ले लिए ए और बी, ठीक है, और उनको हमने थोड़ा ऐसा गैप करके रख दिया। यूँ बीच की दूरी है अपनी dl, ये वाली दूरी है बीच की dl है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे समझ लो, देखो ये जा रही। अब हमने एक सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है उसका पोटेंशियल है v प्लस डेल्टा वी, और जो नीचे वाला है उसका पोटेंशियल है v, यानी कि नीचे वाले का कम है। तो हमने हाई पोटेंशियल से इसको लो पोटेंशियल में लेके जाना है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो इसकी डायरेक्शन था ऊपर की तरफ, और हमने कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसको नीचे की तरफ लेके आना है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो जो काम करना पड़ेगा उस काम को भी हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये मैंने जो बात उधर बताई आपको वो मैंने सारी इधर लिखी है। कंसीडर टू हो गया, उसके बाद लेट यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1, ये लिखा, इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट P टू Q। इस P पॉइंट से Q पॉइंट के ऊपर हमने मूव करना है। जो डायग्राम था वो मैं इसको यहाँ पे सजा रहा हूँ, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ तक तो अपना पर्सन क्लियर हो गया है। उसके बाद इसकी में हम डिस्कस करेंगे भाई मैथमेटिकल काम कैसे करेंगे। तो एक बात सुनो, E और F बराबर होते हैं कब, जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F बाई Q। E का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F बाई Q। कब, अगर ये इसकी जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो तो E और F दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बराबर होते हैं, तो हम वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे अब। तो E और F क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और 11वीं क्लास में मैंने सिखाया था वर्क डन का फार्मूला क्या आता है, वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मैं, हमारी यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं डेल्टा एल से लिख रहा हूँ, और आपको पता चल गया कि फोर्स किसके बराबर कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इसमें F का क्या बना दूँ, E, ये बात भी समझ में आ गई। तो मैं W की जगह अब F इंटू डेल्टा एल नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, E इंटू डेल्टा एल, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी, देखो अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे E की जगह ना F की जगह मैंने E लिख दिया। क्यों लिख दिया वो तुम समझ गए होगे, क्योंकि E का मान होता है F बटे Q, और Q का मान जब जमा का 1 है तो E किसके बराबर हो गया, F के बराबर, और हमने मान पुट कर दिया। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद उठाते हैं हम नेक्स्ट भाई वर्क का, ये पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दो सरफेस है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अंतर है, हाइट के ऊपर है। इसका पोटेंशियल हमने मानना है V, उसका मानना है V प्लस डेल्टा V, क्योंकि उससे थोड़ी सी हाइट के ऊपर है, तो V प्लस डेल्टा V हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सेम फील्ड। लेकिन यहाँ तो मेरा फिर वही W की जगह +1 है, तो डेल्टा V किसके बराबर आ गया, W, ये आ गया डेल्टा V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू डेल्टा V। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद इसी बात को मैं थोड़ा अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, इस डेल्टा को बाद में लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया इसको ऐसा, छोटा डेल्टा V कर दिया। ये W माइनस छोटा डेल्टा V के बराबर कैसे आए उसको हम उधर लेके चलते हैं। देखो डेल्टा V साइंस के अंदर इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा है, ये है मेरा फाइनल, ये है अपना इनिशियल। इस पर्सन ने ऐसे समझो मेरे भाई कि हम छत पर से कोई चीज़ नीचे फर्श पर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे फर्श के ऊपर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ है, आँच जला रखी है, यानी कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं छत से इतना। तो ये हो गया हमारा फाइनल। फाइनल क्या है, छत। फाइनल क्या है, फर्श। इनिशियल क्या थी, छत। तो घटा दिया, फाइनल का कितना है V, इनिशियल का कितना है V प्लस डेल्टा V, काटा पिट्टी करोगे तो ये कितना आ गया माइनस डेल्टा V। ये इसका मान मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये अपनी इक्वेशन नंबर आ गई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, ये इक्वेशन 1 ये आ गई 4, दोनों कंपेयर करो, W हटाओ तो ये आ गई E इंटू डेल्टा एल बराबर माइनस डेल्टा V, ये लिख दिया।
यहाँ से ई का मान निकालो, ये आ गया। और अब इस डेल्टा को हम डी नाम के अक्षर से रिप्लेस कर देंगे, ये होगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर था ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, वो प्रूव हो गया है, सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 4 हमारा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क बना के दे रखे, इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाना है। तो इसका अंदर हम देखेंगे कि कितने इसमें है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको स्टेप वाइज सोल्व करते चलेंगे। तो सोल्व करें हम, फार्मूले याद होना चाहिए। आर पी का फार्मूला था, आर पी शॉर्टकट करें तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2 दो के लिए, और सीरीज के अंदर ये जुड़ते हैं डायरेक्ट R1 प्लस R2, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे लगाएंगे कैची सिस्टम, इन दोनों को काटो, ये दोनों कट गए। उसके बाद इनको एक सीधा करो, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, सीरीज बन जाएगी। 4 और 5 कितने बन जाएंगे, 9। तो ये पर्सन जो हो गया हमारा, ये बन गया यहाँ से 9, और ऊपर वाला भी कितना बन गया, 9। उसके बाद भाई नीचे वाले को भी करेंगे, इसको भी कैंची से काटो। आप देखो सीरीज के अंदर है दोनों, सीरीज का उत्तर कितना आता है, डायरेक्ट जुड़ते हैं। 4 और 5 कितना हो गया, 9। ये तीसरा भी आ गया 9, और चौथा दिन का खुद पैरेलल में ही, वो भी 9। अब हमारे पास 4 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल का रजिस्टर, रेजिस्टेंस तो गुण होता है, रजिस्टर एक उपकरण है। 4 रजिस्टर जो है वो पैरेलल में आ गए, हमने इनका इक्विवेलेंट निकालना है। ये आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/9 जमा 1/9 बराबर 4/9 1/RP। तो यहाँ पे हमने ध्यान देना है, हमने RP निकालना है, 1/RP नहीं। तो RP निकालेंगे तो RP कितना आ जाएगा, 9/4 ओम। और इसको सही कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.25 ओम। 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ठीक है। तो कर लो, देखो कितना आसान था। 2 नंबर का प्रश्न था, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क का हम निकाल देंगे। व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, ये पर्सन है हमारा, 5वां पर्सन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है ये कम्युनिकेशन वाली जो 10 यूनिट है उससे रिलेटेड है। 10th यूनिट जो है वो कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत। तो डी मॉड्यूलेशन क्या होता है, डी मॉड्यूलेशन की हमने डेफिनेशन लिख के देनी है, इसके बारे में बताना है। तो ये मैं समझाऊं उससे पहले कुछ थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो कुछ मैं ऐसे ही लिखूंगा इंग्लिश में वर्ब टाइप में, जैसे मॉड्यूलेटिंग, फिर मैं लिखूंगा मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटिंग का मतलब जिसका काम होने जा रहा है, ठीक है। मॉड्यूलेटेड मतलब जा चुका है, जिसका कोई मॉडिफिकेशन होना था वो मॉड्यूलेटेड यानी कि हो चुका है। और मॉड्यूलेटिंग का मतलब फिलहाल वो मॉड्यूलेटेड हो चुका है। तो ये दोनों इनका ध्यान रखना। इसके अंदर तो कार्य चलेगा, मॉड्यूलेटेड के अंदर काम हो जाता है। अब सुनो, हमारी जो ऑडियो रेंज है वो ऑडियो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख देते हैं। देखो किलो का मतलब कितना होता है, 10 की 3, ठीक है। तो 10 की 3 आ गई है। इससे नीचे की वेव साउंड फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते हैं, इससे ऊपर की नहीं सुन सकते हम। ये हमारी ऑडियो रेंज है, इससे के अंदर ही हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर मैं मान लो ज़ोर से बोलूँ काफ़ी ज़ोर तक, मेरी आवाज़ काफ़ी दूर तक चली जाएगी। लेकिन मैं कहूँ कि मैं इतना ज़ोर से बोल लूँ कि भाई अब फ़िलहाल जो संसद भवन तक मेरी आवाज़ चली जाए, तो सर ऐसी बात तो नहीं बन सकेगी कि आप इतनी ज़ोर से बोलो और आपकी आवाज़ संसद भवन तक चली जाएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ी कुछ काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा कि जैसे मेरी आवाज़ को तो समझ लो, मेरी जो आवाज़ है, साउंड है, ऑडियो है, आवाज़ कहो, साउंड कहो, ऑडियो कहो, एक ही बात है, ठीक है।
आवाज़, साउंड, ऑडियो, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। इनको तो समझ लो ये प्लस, यहाँ पे समझ लो कि यहाँ से लेते हैं ऑडियो सिग्नल एएस। एएस का मतलब क्या होगा? एएस का मतलब ऑडियो सिग्नल होगा, मेरी आवाज़ होगी। ऑडियो सिग्नल, मैसेज सिग्नल, ये कह लो एक ही बात है। तो मैंने अपनी आवाज़ संसद भवन तक पहुंचानी थी, तो मेरी आवाज़ संसद भवन तक, अगर मैं यहाँ से भी चिल्लाऊँ कि भाई मेरी आवाज़ सुनो, तो मेरे ख्याल तो अपने स्कूल से बाहर ही नहीं गई मेरी आवाज़ तो। लेकिन मैंने आवाज़, तुम कह रहे हो जी संसद भवन में सुनाओ, तो मैंने अपनी आवाज़ को कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लगाया, देखो यहाँ पे मेरी आवाज़ अब इसके अंदर जा रही है, और वो एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर हमने बैठा दी। जैसे हाथी के ऊपर कोई छोटा बालक बैठा था, और अब हाथी जो है वो कितनी दूर ले जाओ, थकेगा भी नहीं, चलता रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है। तो इस प्रक्रिया को ध्यान दो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल, मैसेज सिग्नल with the high frequency carrier wave is known as the modulation। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। कि हम किसी छोटे बालक ने हाथी पे बैठा दिया और उस बैठाने की प्रक्रिया ने के कहेंगे मॉड्यूलेशन। ठीक, समझ में आ गई बात? अब मेरी आवाज़ उस हाथी के ऊपर बैठ कर मतलब भाजी जा रही है और संसद भवन में पहुँचने वाली हो रही होगी, ये तो होगी मॉड्यूलेशन। अब पर्सन है हमारा, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? अब देखो उल्टी चीज़ आ गई। डीमॉड्यूलेशन का मतलब जो काम मॉड्यूलेशन में हुआ था उसका उल्टा कर दो। यानी कि यो बालक जो उरे बैठाया था इसने हाथी पर तो तार लो, हाथी पर तार लो का मतलब, अब देखो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन, मैसेज सिग्नल, ऑडियो सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब बाहर निकालना, फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव कौन सी थी? जिसका जो मॉड्यूलेशन हो चुका था, ये वाली जो थी, इस वेव को हम बोल रहे थे मॉड्यूलेटेड वेव, उसको हम क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। इट इज़ द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है। सीधी सी बात है, इसके अंदर तो उस बालक ने हमने हाथी बैठाया था तो वो तो कहलाया था मॉड्यूलेशन। हाथी पर तो बालक तार लिया, वो उसका नाम क्या होगा? डीमॉड्यूलेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये पर्सन ये डेफिनेशन पूछी है, इसकी एक मैंने और भी लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द इंटेलिजेंस। वही इंटेलिजेंस कहो, इंफॉर्मेशन कहो, एक ही बात है। इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द मॉड्यूलेटेड वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे फ़ोन के अंदर, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके हाथ में है ये, इसके अंदर एक होता है मॉडम। ये नाम सुन लो, फुल फॉर्म पर्सन आता है एक नंबर का अलग। व्हाट इज द मॉडम? मॉडम का मतलब ए डिवाइस विच ऑपरेट्स बोथ ऑपरेशन। एमओ का मतलब मॉड्यूलेशन, एमओ का मतलब मॉड्यूलेशन, बालक ने बैठाना इस पर। और डीईएम, डैम का मतलब डीमॉड्यूलेशन, बालक ने तारना। बालक का मतलब ऑडियो, साउंड, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, एसएमएस, ये सारी चीज़ वहाँ पे अलग कर लेंगे। तो मेरी आवाज़ जो पूरे संसद भवन में पहुँचने वाली हो रही थी, वो वहाँ पे जहाँ पे जो उनका फ़ोन है, उसके फ़ोन ने उसको बाहर निकाल लिया होगा और वे सुन रहे होंगे मेरी बात ने। ठीक, जैसे आप मेरी बात इतनी दूर अपने घर बैठ के सुन रहे हो, वो इसी तरीके से ही थारे दौरे पहुँचाई गई है। भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। तो थारी मेरी बात जो थारे दौरे किस तरह पहुँचाई गई है,
मॉड्यूलेशन के द्वारा मेरी, अब देखते रहो, मेरी आवाज़ ये हो रहा है इसमें, मेरी आवाज़ इसमें चली गई, बैठ गई, वो क्या हो गया मॉड्यूलेशन, मेरे फ़ोन ने कर दिया मॉड्यूलेशन। उसके बाद ये आवाज़ नेटवर्क के थ्रू जाकर थारे फ़ोन में चली गई, थारे फ़ोन ने क्या काम कर दिया, डीमॉड्यूलेशन, मेरी आवाज़ जो है उस कैरियर वेव में से निकाल ली और इस हाथी का मार दिया सौंट, चला गया। ये हमने अपना काम करना था वो कर लिया। तो ये थी प्रोसेस। 2 नंबर का प्रश्न है, आपने सिर्फ डेफिनेशन देख के आनी है, ये दोनों चीज़ें लिख देना। एक आधा ये लिखो तो लिख दियो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑडियो रेंज क्या होती है, ठीक है। हमारा 6th क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट इन 1 ग्राम सब्सटेंस, फर्स्ट इन जूल देन इन एमईवी। एनर्जी इक्विवेलेंट ये प्रश्न है यूनिट 8 से रिलेटेड है कि जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियर फिजन, इनसे सारी एटम बम, हाइड्रोजन बम, कितनी एनर्जी पैदा होती है, ये यूनिट 8 से रिलेटेड है। और यहाँ पे एनर्जी इक्विवेलेंट लिखेंगे हम E बराबर mc², ठीक है। ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन में, और मास दे रखा है हमारा 1 ग्राम, m की जगह लिखूँगा 1 ग्राम। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करें तो सारी यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। इस ग्राम का बनाएंगे किलो, और ये हो जाएगा गुणा 10 की शक्ति -3 kg। सी का मान तो हमारे रोल नंबर की तरह याद है कि हमारा जो रोल नंबर है वो कदे ना भूलना। इस तरह हमारा जो सी का मान है वो है 3 × 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, न्यूमेरिकल में कोई रोक ना सकेगा। तो ई का मान निकाल के लाना है, E = mc², m 10 की -3, c², 3 × 10 की शक्ति 8। हमने निकालना था एनर्जी इक्विवेलेंट, तो एनर्जी इक्विवेलेंट में तो E निकालना पड़ेगा, और इसने हम बड़ा सोल्व कराएंगे। इसका स्क्वायर ये होगा जी, E = 10 की -3 और 8, 10 की 8 स्क्वायर 16 ही आ जाएंगे प्लस के, और ये होगी 9। तो हमारा उत्तर आ गया 9 × 10 की शक्ति 13। ये उत्तर आ गया है जूल में। दो नंबर का न्यूमेरिकल था, एक अपना काम हो गया। बताओ कोई ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल है फिजिक्स में? कितने आसान प्रश्न है। उसी के बाद वो कहता है इसको तो पहले तो आपने निकाल दिया जूल में, ई भी निकाल के दिखाओ MeV में। तो MeV में निकालेंगे तो हमने ये सारी रामायण करने की जरूरत नहीं है। MeV का पता होना चाहिए भाई, एक MeV में कितने जूल हो गए। तो पहले M की बात में करेंगे। आज पहले EV का ही करके देख लें। पहले 1 EV में कितने जूल हो हैं, 1.6 × 10 की शक्ति -19 जूल। और भाई MeV में पूछा तो कोई, तो MeV में तो भाई MeV लगा देंगे। देखो जब मैंने इधर M तक गुणा कर दिया तो इधर भी M तक कर दूँ, ठीक है। और M का मान कितना हो जाएगा, 10 की 6। तो एक MeV में कितने आ गए, 1.6 × 10 की शक्ति -13 जूल। याद कर लो ये सारे। तो हमने उरा तक निकाल लिया इतना। अब हमने ये जो उत्तर है हमारा जो जूल में आया है, इसका MeV बनाए हैं। तो करा भाई, देखो एक एक नियम तो बना लें, एक एक नियम तो करवा लो। बोर्ड पर कितनी जगह बच रही है। यह होगा हमारा एक एक नियम तो करूँ। देखो उल्टा करो इसमें, 1.6 × 10 की शक्ति -13 जूल में MeV होती है। एक जूल में कितनी होंगी, 1.6 × 10 की शक्ति -13। और भाई अपना कितना दे रखे हैं, अपने प्रश्न में कितना दे रखे हैं, यो 9 × 10 की शक्ति 13 जूल में होंगी। गुणा कर देंगे, 9 × 10 की शक्ति 13 जूल।
एम बी बन जाएगी, जोल तो कट जाएगा। तो इन्हें करो भाई सॉल्व। दस की शक्ति हो जाएंगी प्लस की 26। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 ग्राम नहीं, मैंने अभी देखा वो 1.6 ग्राम दे रहा था, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, बस पूरे खाली 1.6 कर देंगे। मास जो था ना वो 1.6 ग्राम था, 1.6 ग्राम का तो किलो बना ही दिए थे ये, बस इसने 1.6 गुना और कर दें। तो 1.6 कितना होगा, 16 निम्मा 144, तो 14.4 आएगा। तो इसका निकालेंगे बस 14.4 में लिखना। और इसमें ही हम समझदार हो, किस तरह करोगे वो देख लो। 10 की 13 यरी, 13 यरी कितनी आ गई, 10 की 26 और वो आ गई भाई 14.4 बटे 1.6। यो सोल्व करो भाई। 14.4, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144 और यो आ जाएगा 0.9 पे। और ना बेरा हो तो देख लो 0.9 पूरा 9 पे जाएगा। देखो दशमलव कट गया। 16 निम्मा 144, तो अपना उत्तर आ गया 9 गुणा 10 की शक्ति 26 MeV। जो इसका सेकंड पार्ट। तो दोनों भाग समझ में आ गए। 16 निम्मा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, CS का मतलब सीजियम, ये एल्कली मेटल होती है, इज 2.14 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो पर्सन है हमारी यूनिट 7 का है, इसके अंदर जब एक मेटल के ऊपर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन लाइट गिरती है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं और उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। तो अब देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज द वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे, it is minimum amount of energy required to eject the electron from metal surface। मान लो हम किसी दाता ही डॉक्टर दौरे चले गए कि भाई ये जाड़ पाड़नी है, तो वो जो मिनिमम एनर्जी लगा के उस जाड़ में पाड़ेगा, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। समझ में आ गया, शायद काफ़ी समझदार बात हो, साइंस के बारे में इतने तेज आ गए। इसका फार्मूला था ये भाई, हमने निकाल कर दिखाना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी ने बोला। तो ये सारे मान रख दिए, सवाल अपना होना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखी है, ईवी एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है। एनर्जी की काफ़ी यूनिट होती है, देखो जूल, कैलोरी, अर्ग, ईवी। तो हमने तो SI सिस्टम बदलनी है। SI सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, SI सिस्टम में इसकी यूनिट होगी जूल। तो एक ईवी में कितने जूल हों, ये मैंने लिख दिया, कट्टा पिट्टी करी थारे सामने, ये 10 की 15 बन गई। और रही भाई कसर है, वही कर देंगे। तो देखो भाई, हम यो काट कैलकुलेटर काट रखा है 2.14 गुणा 1.6 बराबर यो आया इतना। ये मैं इसने भाग करूँगा 6.6 थे, तो मेरा उत्तर आओगा 0.5187। देख लो भाई, कदे सको तो 0.5187। और के निकालिए फ्रीक्वेंसी यूनिट हो गया हर्ट्ज में, HZ लिखेंगे। H मत लिख दियो, H तो हेनरी ने कॉपीराइट ले रखा है। तो अब देखो ये भी हमारा सवाल गलत है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका सही ठिकाना है अड़े है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होनी चाहिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जब इसमें लेके जाएंगे तो देखो परली तरफ में जा रहे हैं, तो प्लस की होगी, या तो नू होते नू ले जाते तो माइनस की सकूल, तो गेट से बाहर न जाते। तो इसने मैं कर दूँ ये फाइनल लगा पिगा गया इससे, तो ये भी हो गया भाई अपना।
और तुमने देसी इलाज बताऊंगी इसका। देखो ये कोई डाउट हो रहा है अगर 14 हो गया 16 हो गया तो अपने करके देख लिया, कोई घबराए मत करा लो। इन 2 अक्षर मिटा दो। मान लो भैया इसका बटे 10 करूँ, ऊपर ले जाओगे तो कम होगी तो 15 आना चाहिए ना, पूरा चेक भी कर लो इसने। मान लो कोई बालक पूरा 14 कर देता, इसका 10 करते थे तो और भी 13 उजाड़ हो जाता है। तो ठीक है, अपने देसी तरीके से इसने चेक भी कर लिया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे 16 8। तो समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न था हमारा 7वां। लो वह बारी आ गई अगले प्रश्न की। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताओ। 2 नंबर का प्रश्न है, एक ही हो रहा और एक ही हो रहा। तो भाई करंट तो हमने सुना था, लेकिन यो नया विशेषण लगा दिया इसके सामने, डिस्प्लेसमेंट। ये तो पहली बार सुन रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट किसा होता होगा। +1 में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मंत्र तो सुना था, लेकिन यो तो इसका आगे विशेषण लेके बैठा है डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो सीधी सी बात यह है, यो कित पाया जाए, यो पाया जाए है भाई कैपेसिटर में। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट इनसाइड द कैपेसिटर। इस बात का बेरा किसने पढ़ा? इस बात का बेरा पढ़ा मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने। उन दिनों में एक बहुत बड़ा नियम चल रहा था, उसका नाम था एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ, और वो हमने पढ़ भी रखा है। उसमें उन्होंने लिख रखा था B × dl किसका बराबर हुआ है, μ0I का बराबर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द सर्किट। तो भाई ये बोला मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट बोला यो तो फार्मूला इसमें तो मॉडिफिकेशन होगा, इसमें तो कितनी गड़बड़ लगे है, इसने सही बना के छोड़ दूंगा। तो मैक्सवेल ने बताया नई चीज़ के बताई कि जो तरह मान लो भाई कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल है और इसके अंदर तय बिजली जाने लग रही है। बिजली का मतलब इसमें तो करंट जा रहा है, और करंट जब जा रहा है तो आगे तो कुआं आ गया, पूरा तक तो तार जुड़ रहे थे, तार में तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, करंट जा रहा था आ रहा था, और उस करंट का नाम था कंडक्शन करंट। फिर मैक्सवेल बोला आगे तो इसमें खाई है भाई, इसमें तो हवा है, थम गया अगर कि इसमें वैक्यूम भी आ जाएगा ही भाई, तो आगे करंट क्यों कर जाएगा, किस तरह जाएगा आगे करंट, आगे तो बिजली पड़ेगी। तो उस मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि अड़े भी एक करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से बन रहा है, और उस डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि इसका अंदर एक नया करंट बनेगा जो सिर्फ उरे तक काम होगा, ID। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। जैसे देखो सुनो, अब मैं ये कहूँ कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में जाओ है, हमारी रेल गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में जाओ भाई, या पहुँच गई गाड़ी पाकिस्तान में। और भाई पाकिस्तान की गाड़ी हमारे देश में है, यह आ गई पाकिस्तानी है गाड़ी भाई। ऐसा कौन नहीं बात है, बीच में तो वह खाई खुद रही है भी क्या हो है कि हमारी गाड़ी जाके पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो खड़ी हो जाएगी, और वो सवारी सारी उतर के डोली कूद के चली जाएंगी पर इन्हें, और परली गाड़ी की सवारी जो है वो डोली कूद के लाइना कूद के हमारी गाड़ी में आ जाएंगी, हमारा इंजन कट के परेन चला जाएगा, हमारी गाड़ी हमारे देश में चलेगी, उनकी गाड़ी उनके देश में चलेगी। वही कहानी उरे है। देखो वो कहे उरे भी उरे तक गाड़ी आओगी, उरे कोई नई गाड़ी बनेगी जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो उसका किस वजह से पड़ेगा, ये ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन ले लो भाई, काम की बात पा जाओ। देखो द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा उस वजह से जो फील्ड बनेगा, जो करंट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। कैपेसिटर के भीतर हो है और बस रोड़ा ही सारा उरे का ही है। अब उसने मॉडिफाई कर दिया उसका नियम, वो बोला कि भाई तेरे नियम में कमी है, इस करंट में एक करंट और जोड़, ये पूरा हो गया। अब ये लॉजिकली ट्रू हो गया, ये सही हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ओवर एम्पियर सर्किट लॉ,
और भाई डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला होगा ये आई डी इज इक्वल टू दिस, इसने याद कर लो अच्छी तरह, इसकी फोटो खींच लो अपने दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू दिस, और फाई का तो अपने याद है फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, ई इंटू ए, ई इंटू एस भी कह दो चाहिए, तो मैं इसने ई इंटू ए कह दूँ, इस मान ना डर दो, ये होगा एप्सिलॉन नॉट ई बार लेगी डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आई टी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी, तो थोड़ा थोड़ा है दिमाग में, गई बात समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे जो तार में जो करंट चल रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट आई सी। तो टोटल करंट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, आई सी जमा आई डी। जब आई सी की जरूरत होगी तो आई डी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई डी का जन्म में पूरा होगा। जब ये जीरो होगा इसमें तो इसका जन्म हो जाएगा, बात वाई खींच कर चल लेंगे। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट से संबंधित आर्टिकल, उम्मीद करूँ था हमने समझ में आया होगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, और 2 नंबर में आ रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ और भी हल्की सी जानकारी फालतू देंगे इसमें। अगर 1 नंबर में होता तो खाली हम डेफिनेशन देख के और अपना पल्ला छुड़ा लेते, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फालतू लिखेंगे हम। तो लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ 4th यूनिट से रिलेटेड आर्टिकल हमारा, इसके अंदर हमने पढ़े थे फैराडे लॉज। फैराडे लॉ क्या होते हैं, फैराडे ने 2 नियम दिए थे कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या चीज़ पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका आगे एक नया अक्षर और लगाओ, इंड्यूस्ड। और कब तक रहेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब तक वो चेंज कंटिन्यू रहेगी। जैसे मेरे पास एक ये है बार मैग्नेट है, इसका मैं जब नॉर्थ वाला हिस्सा इसके पास लिख के जा रहा हूँ, दूर अप डाउन, यानी कि मैं इनके बीच में मोशन कर रहा हूँ, मोशन। तो इसके अंदर से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से तो लाइन जाती रहती हैं, तो वो लाइन एक बार जाएंगी ज़्यादा होंगी, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, एक बार कम होगी, एक बार ज़्यादा होगी, एक बार कम होगी। तो जब तक वो चेंज होती रहेगी तो यहाँ पे क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, ये तो था फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, डी फाई अपॉन डी टी। ये सेकंड लॉ था, ये था फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है जी, ये तो अब शाणे हो रहे हो, सारा बेरा है हमने इस बात का। तो लेकिन एक बारी आई है, हमने बताना है लेंज लॉ के है, यो कितना आ गया, इसका क्या रोल आ गया इसमें। लेंज लॉ क्या है कि भाई हमने जो बात बताई है ना, इसमें थोड़ी कसर रहेगी, मेरा भी थोड़ा रोल शुरू करवा लो। उसने बताई कि जो तुम इस चुंबक ने लेके इसके दौरे जा रहे हो, तो इसके भीतर, इस कॉइल के मुंह के भीतर नॉर्थ बन जाए है। देखो नॉर्थ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और नॉर्थ ने क्या करे है, एक दूसरे ने क्या करेंगे बताओ, ये धक्के मारेंगे, यानी कि अपोज करेंगे। जो मैंने अक्सर में उरे लिख भी रखा है, देखो जब स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा जब उसमें आओगा। और नॉर्थ की शक्ल जो है वो किस तरह मिल रही है, देखियो नॉर्थ की शक्ल मिल रही है न्यू, न्यू गया देखो न्यू, यानी कि 6 के बाद थे 3, 12, 9। तो देखो भाई जब 6 के बाद 12 बज रहे हो, जब 6 के बाद 12 बज रहे हो, उसने क्या कहा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कब आया है यो, जब नॉर्थ था। ठीक है भाई, तो भाई बात तो तेरी सियाणी लग है हमने कि हम तो इसने नू ने लेके जा हैं, इसके भीतर नॉर्थ आ गया, वो इसने धकेल है, जो इसने बना रहे हैं ये उसने ही मार रहे हैं। चलो भाई हम बोले भाई इस चुंबक ने इस तरफ तो ले जाए तो साउथ आगे न कर दें तो क्या हो फिर। तो लेंज बोला फिर कोई बात ना, फिर इसके भीतर भी अविरोध होगा, फिर भी इसके भीतर भगदड़ मचेगी। वो क्यों कर मचेगी, बोले इसके भीतर ही ऐसा आ जाएगा। बात तो भाई लग गई थोड़ी ठीक ठीक, ऐसे ऐसे ना काटा करे। तो फिर देखा भाई ऐसे ही
ये देखो इस एस के भीतर भी एक नई चीज़ आ रही है नू, ये बजा दिया इसने 12, 12 के बाद 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9। ये देख लो भाई बेशक 6 के बाद 9 बज गए, 6 के बाद 9 बज जाए अगर 12 के बाद 3 बज गए, ये भी अच्छी बात है। तो जो अच्छी बात है घड़ी के हिसाब से चल रहा है उसने क्या गाया अगर बताओ क्लॉकवाइज। और यो कब आया है साउथ। तो भाई बात में तो दम है। इब लेंजला ने क्या बात बताई है उसने, जो हमने पूरा देखा है वो विरोध हो रहा है, भगदड़ मच रही है, हमारे हाथ के धक्के मार रहे हैं, हम तो ले जा नू, वो इसने उल्टा करे है ले जा, यो पैदा ना होना चाहिए। तो वो बात ही ऊपर शब्द हम लिख रहा कि लीले पहनते, लीले पहनते लिखी है, फर्स्ट टाइम यूज करे है। देखो दिखेगा भी ना, दिखे तो है। योग है दिस स्टेट्स दैट, दिस किसके लिए यूज हुआ है, दिस यूज हुआ है लेंजला के लिए। दिस स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट, भाई जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आओगे ना तो इंड्यूस्ड करंट आप पे आ जाएगा, ठीक है। जब घर में कोई पशु बांध देंगे तो धीना हो ही जाएगा आप पे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, यो सर्किट रहा था, इसने सर्किट कह दो, इसने क्वाइल कह दो, एक बात है। ऑलवेज फ्लो इन सच ए वे दैट, फ्लो का मतलब भाव, तुमने देखा था इसमें वो करंट किस तरह जा रहा था, नू जा रहा था, देखो नू घूम के जा रहा था। इट अपोजिज द काज, इसका कारण जो है वो कौन था, नॉर्थ, उस कारण को अपोज कर रहा था जो इसने पैदा कर रहा था। और जब साउथ लेकर आए तो देखो करंट क्यों कर गया है, नू गया है भाई, देख लो सारे तीर के निशान घूम गए हैं। तो यो है अपना लेंजला, इसको स्टेटमेंट लिखो, इसमें थोड़ा यो कर दो, मैंने जो है कुबद करी इसने मिटा दो। ये फेराडे सेकंड ला थारा याद है, ये जो मैंने इसमें ये सजाए हैं 12, 9, 3, 6, वो पेपर चेक करने वाला है ना थारा, वो बहुत बढ़िया लिखा है, उसने सारा बेरा है, उसने ये करके मत दिखाइयो, वो नहीं तो वो अपना आपने घना बावड़ा समझेगा, ठीक है। ये मोशन तो दिखा दियो। अच्छा ये भी इसने याद करने का तरीका और सुन लो, मैंने आर्डर लिख रखा है वो स्कैन, स्कैन का मतलब नू नहीं कहेगा ना भाई तेरे कागज स्कैन कर दूंगा, सीटी स्कैन करे अपने दिमाग की, तो स्कैन का मतलब है उसने उसकी जांच करवा, वो वाला अक्षर है वो। तो भाई याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देख लो। साउथ ले जाओगे तो क्लॉकवाइज करंट जाएगा, और भाई नॉर्थ ले जाओगे तो क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बस सीधी सी बात है, इतना याद रख लियो। ये मैंने जो लिखा है इसमें सार दे दिया है थारा, 2 नंबर का माल था, 2 नंबर में हम इतना ही लिखेंगे, हम कोई ज़्यादा लिख कर बावड़े थोड़े हैं, हमारे तो टाइम की कितनी कमी है।